नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं जहां सच और झूठ के बीच की रेखा आप कह सकते हैं काफी धुंधली है। हाँ, और किरदारों के चेहरे पर भी कई नकाब हैं। बिल्कुल। हमारे सामने वेराइटी अ वेब ऑफ लाइज एंड लिटरेरी डिसीट पर आधारित सामग्री है। ये हमें एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर के गहरे और सच कहूं तो अक्सर बेचैन कर देने वाले कोनों में ले जाती है। हाँ, ये कहानी है एक स्ट्रगलिंग राइटर लोवेन एशलेक की, और दूसरी तरफ है एक रहस्यमयी बेस्ट सेलिंग लेखिका वेरिटी क्रॉफर्ड, जो अब एक दुर्घटना के बाद हिल-डुल नहीं सकती, और है उनके पति जेरेमी। लेकिन कहानी के केंद्र में है वो एक छिपी हुई पांडुलिपि, विस्फोटक किस्म की। सही कहा। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि इसकी जो जटिलताएं हैं, किरदारों की साइकोलॉजी है, और हाँ, अंत में जो बड़े सवाल रह जाते हैं उन पर गहराई से बात करना है। बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत ही फौरन पकड़ लेती है। सोचिए, एक युवा लेखिका है लोवेन जी। वो अपनी मां के गुजरने के दुख से जूझ रही है। करियर का भी कुछ अता पता नहीं। हाँ, बिल्कुल अनिश्चितता की स्थिति में है। और उसे अचानक एक बड़ा मौका मिलता है। लेकिन ये मौका भी एक भयानक घटना से जुड़ा है। न्यूयॉर्क शहर की सुबह वो एक बहुत ही विभत्स दुर्घटना देखती है और खून से लथपथ हो जाती है। और ठीक उसी पल जेरेमी क्रॉफर्ड नाम का एक शख्स उसकी मदद के लिए आता है। अजनबी है, पर उनके बीच फौरन एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। हाँ, यहाँ कहानी बड़ी स्मार्टली हमें लोवेन के नजरिए से जोड़ती है। उसकी हालत, उसकी जरूरत और फिर ये अचानक मिला कनेक्शन। पर कहानी का पहला ट्विस्ट वहीं आ जाता है ना। हाँ, पता चलता है कि ये मददगार अजनबी जेरेमी कोई और नहीं बल्कि मशहूर लेखिका वेरिटी क्रॉफर्ड का पति है। वही वेरिटी जिसकी लोवेन खुद फैन है, खासकर इसलिए कि वेरिटी का स्टाइल है विलेंस के नजरिए से लिखना। और विडंबना देखिए, वेरिटी खुद एक कार एक्सीडेंट के बाद लगभग बेसुध सी हालत में है, अक्षम है। ये सेटअप ही अपने आप में कितना तनाव भरा है। और इसी तनाव के बीच जेरेमी लोवेन को वो प्रस्ताव देता है वेरिटी की अधूरी बेस्ट सेलिंग नॉवेल सीरीज को पूरा करने का। ये एक बहुत बड़ा मौका है, खासकर लोवेन की फाइनेंशियल हालत देखते हुए। हाँ, और उसका एजेंट कोरी वो भी दबाव डालता है। यहाँ राइटर बड़ी खूबी से लोवेन का वो नैतिक द्वंद्व दिखाती हैं। क्या ये मौका वेरिटी की ट्रेजेडी का फायदा उठाना है, या फिर अपने करियर को बचाने का एक रास्ता? मुश्किल फैसला, लेकिन वो हाँ कह देती है। और कहानी हमें ले जाती है वर्मोंट क्रॉफर्ड परिवार के उस एकांत घर में। कुछ डरावना सा भी है वो घर। हाँ, उसे वेरिटी के नोट्स समझने, उसका ऑफिस देखने के लिए कुछ समय वहां बिताना है। और यहीं से असल रहस्य की परतें खुलना शुरू होती हैं। उस घर का माहौल ही कुछ अजीब है ना? बिल्कुल। भारीपन है हवा में। वेरिटी ऊपर अपने कमरे में है, अक्षम, नर्स देखभाल कर रही है, और घर में एक अजीब सी खामोशी, एक तनाव है। और वेरिटी के ऑफिस में काम करते हुए लोवेन को मिलती है वो चीज जो कहानी की दिशा ही बदल देती है, एक अनपब्लिश्ड ऑटोबायोग्राफी। शीर्षक है सो बी इट। और ये आत्मकथा, ये वेरिटी की जो पब्लिक इमेज है, एक प्यारी पत्नी, एक अच्छी माँ, उसके बिल्कुल उलट है। एकदम। ये एक ऐसी वेरिटी को दिखाती है जो बहुत स्वार्थी है, मैनिपुलेटिव है, और यहाँ तक कि क्रूर है। सोचिए, लोवेन के लिए पढ़ना कैसा रहा होगा। एक राइटर दूसरी राइटर के सबसे काले राज पढ़ रही है, उसी के घर में, उसी की छत के नीचे। हाँ, ये सिचुएशन ही बहुत अनकंफर्टेबल है। कहानी यहाँ ड्यूअल नैरेटिव अपनाती है। हम लोवेन के प्रेजेंट के साथ साथ वेरिटी की आत्मकथा के चैप्टर्स पढ़ते हैं। और ये तकनीक पाठक को सीधे वेरिटी के भयानक विचारों और अनुभवों से मिला देती है। बिल्कुल। वेरिटी का नजरिया इतना परेशान करने वाला है कि लोवेन फैसला करती है कि वो इसे जेरेमी से छिपाएगी। उसे डर लगता है कि ये सच जेरेमी को शायद तोड़ देगा। खासकर तब जब आत्मकथा में वेरिटी अपनी जुड़वां बेटियों हार्पर और चैस्टन की दुखद मौतों के बारे में लिखती है। जिस तरफ वो लिखती है, लोवेन को शक होने लगता है कि ये मौतें शायद सिर्फ हादसा नहीं थीं। हाँ, यहाँ कहानी सिर्फ थ्रिलर नहीं रहती, वो एक गहरी साइकोलॉजिकल टेरिटरी में चली जाती है। और इसी दौरान लोवेन का वर्मोंट में रहना लंबा खिंच जाता है। वो जेरेमी और उनके छोटे बेटे क्रू के करीब आने लगती है। हाँ, जेरेमी लोवेन की नजरों में एक दुखी लेकिन बहुत केयरिंग पति और पिता है, और उनके बीच धीरे धीरे एक गहरा इमोशनल और फिर रोमांटिक खिंचाव भी पनपने लगता है। ये लोवेन के लिए एक और नैतिक दुविधा खड़ी कर देता है ना? बिल्कुल। एक तरफ वो जेरेमी के दुख में उसके साथ है, उसकी तरफ खिंच रही है, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी के लिखे वो भयानक सच उसे छिपाए हुए है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खतरनाक खेल है जिसमें वो फंसती जा रही है।
क्या ये सिर्फ सहानुभूति है या वो स्थिति का फायदा उठा रही है? कहानी हमें लोवेन के इरादों पर भी सवाल उठाने को मजबूर करती है। हाँ, ये बात तो है। और इसी बीच घर का माहौल और ज्यादा अजीब, तनावपूर्ण होने लगता है। लोवेन को लगने लगता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है। छोटी छोटी अजीब चीजें होती हैं। क्या? जैसे जैसे दरवाजे अपने आप लॉक अनलॉक हो जाते हैं। हाँ। कोई चीज यहाँ से वहां हो जाती है। अब ये उसका वहम है या घर में वाकई कुछ गड़बड़ है? और यहाँ लोवेन की अपनी हिस्ट्री भी काम आती है। उसे नींद में चलने की आदत है, तो वो इन छोटी चीजों को लेकर ज्यादा सेंसिटिव है। उसे शक होने लगता है कि वैरायटी शायद उतनी लाचार नहीं है जितनी दिखती है। क्या वो नाटक कर रही है? हाँ, ये शक तब और पक्का हो जाता है जब छोटा बच्चा क्रू अनजाने में अपनी माँ के बारे में कुछ ऐसी बात कह देता है जो किसी बेसुध इंसान के लिए कहना मुमकिन नहीं लगता। यही कहानी पैरानोया और रियलिटी के बीच झूलती है। क्या लोवेन का डर सही है या वो खुद उस घर के माहौल और उस पांडुलिपि के असर में आकर चीजों को गलत समझ रही है? ये अनिश्चितता पाठक को बांधे रखती है। अच्छा, अब उस आत्मकथा के और गहरे और ज्यादा डिस्टर्बिंग हिस्सों पर आते हैं। सो बीट सिर्फ वैरायटी का बुरा पक्ष नहीं दिखाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो रिश्तों और भावनाओं को लेकर उसका नजरिया भी सामने लाती है, जो लगभग क्या कहते हैं, सोशियोपैथिक लगता है। हाँ, वो रिश्तों को जैसे लेन देन की तरह देखती है। जेरेमी के लिए उसका प्यार भी एक जुनून है, एक कब्जा करने वाली फीलिंग। और आत्मकथा में वो मानती है कि जब वो अपनी जुड़वा बेटियों से प्रेग्नेंट थी तो उसने अबॉर्शन करवाने की कोशिश की थी। वजह ये कि उसे जेरेमी का प्यार और ध्यान बांटना बर्दाश्त नहीं था। ये मातृत्व की जो हमारी छवि है उस पर एक भयानक हमला है। उफ। और फिर आता है सबसे भयानक खुलासा। आत्मकथा से धीरे धीरे ये साफ होता जाता है कि वैरायटी अपनी एक बेटी हार्पर की मौत में सीधे तौर पर शामिल थी। उसे शक था बिना किसी ठोस सबूत के कि हार्पर ने दूसरी जुड़वां चेस्टन को मारा था, और शायद बदले में या किसी अजीब सी न्याय की भावना में उसने हार्पर को मार डाला। ये पढ़कर तो लोवेन के होश उड़ गए होंगे। अब ये सिर्फ एक लिटरेरी मिस्ट्री नहीं रही, ये तो मर्डर का मामला बन गया। हाँ, और उसका नैतिक संकट अब पीक पर है। क्या उसे जेरेमी को बताना चाहिए कि जिस पत्नी की वो इतनी देखभाल कर रहा है वो असल में एक कातिल है? या इस सच को दबा देना ही उसके और क्रू के लिए बेहतर होगा? ये बहुत भारी बोझ है। और इसी इमोशनल उथल-पुथल के बीच लोवेन और जेरेमी का रिश्ता और गहरा होता है, फिजिकल हो जाता है। और ये कहानी के क्लाइमैक्स के लिए स्टेज सेट करता है। लोवेन कब और सच नहीं छिपा सकती। वो फैसला करती है, जेरेमी को वैरायटी की आत्मकथा के बारे में बताएगी। जेरेमी की पहली प्रतिक्रिया जाहिर है अविश्वास। वो वैरायटी के बारे में लोवेन के शक को खारिज करता है, खासकर वो कोमा में न होने वाली बात। लेकिन जब लोवेन उसे वो पांडुलिपि देती है और वो उसे पढ़ता है, तब उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। दर्द, गुस्सा, धोखा, सारी भावनाएं एक साथ हावी हो जाती हैं। और यहाँ से घटनाएं बहुत तेजी से घटती हैं। जेरेमी गुस्से में वैरायटी के कमरे में जाता है, आमना सामना होता है। जब जेरेमी पांडुलिपि पुलिस को देने की धमकी देता है, तब वैरायटी अपना नाटक छोड़ देती है। वो मान लेती है कि वो अक्षम नहीं थी, वो सब जानती थी, सब देख रही थी। हाँ, और वो न सिर्फ जेरेमी की वफादारी परख रही थी, बल्कि क्रू और पैसों के साथ भागने की फिराक में थी। इस खुलासे और हार्पर की मौत का सच जानने के बाद जेरेमी का गुस्सा फट पड़ता है। वो वैरायटी का गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन लोवेन उसे रोकती है। क्यों? क्या ये दया है या कुछ और? वो कहती है कि अगर जेरेमी कातिल बन गया तो क्रू अपने पिता को भी खो देगा। और फिर लोवेन एक बहुत ही भयानक ठंडा सुझाव देती है। क्या? वो कहती है कि जेरेमी वैरायटी को उल्टी करने पर मजबूर करे ताकि मौत दम घुटने से हो और लगे कि निमोनिया से हुई है, ताकि वो जांच से बच जाएं। और जेरेमी गुस्से और हताशा में वैसा ही करता है। वैरायटी मर जाती है। ये सीन बहुत विचलित करने वाला है। ये लोवेन के किरदार का भी एक डार्क साइड दिखाता है। हाँ, ऐसा लगता है कि कहानी का अंत हो गया, बुराई खत्म हुई और लोवेन और जेरेमी अब एक साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। वे वर्मोंट का घर छोड़कर नॉर्थ कैरोलिना जाने की तैयारी करते हैं। लोवेन प्रेग्नेंट भी है। लगता है जैसे चलो एक सुखद अंत आ गया। लेकिन तभी आता है कहानी का आखिरी सबसे बड़ा ट्विस्ट। पैकिंग करते समय लोवेन को अपने कमरे में फर्श के नीचे छिपा हुआ एक लेटर मिलता है। ये लेटर वैरायटी ने जेरेमी के नाम लिखा था, शायद अपनी मौत से कुछ ही समय पहले। और इस लेटर में जो लिखा है वो पूरी कहानी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। क्या लिखा है उसमें? लेटर में वैरायटी दावा करती है कि सो बी इट वो आत्मकथा नहीं थी, वो सिर्फ एक राइटिंग एक्सरसाइज थी। क्या मतलब?
राइटिंग एक्सरसाइज? हाँ, एक ऐसी तकनीक जिसे लेखक अपने किरदारों की डार्क साइड को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो लिखती है कि उसने खुद को एक एंटागोनिस्टिक नरेटर के तौर पर लिखा था, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी नॉवेल्स के विलन्स के साथ करती थी। ये उसकी थेरेपी का हिस्सा था, अपने दुखों से डील करने का तरीका। और हार्पर की मौत। वो दावा करती है कि हार्पर की मौत एक दुखद दुर्घटना थी, मर्डर नहीं। वो लिखती है कि वो अब भी जेरेमी से प्यार करती है, लेकिन उसे लगा कि जेरेमी उस पर विश्वास नहीं करेगा और क्रू की सेफ्टी के लिए उसे भागना ही सही लगा। ये लेटर तो आत्मकथा के हर दावे को झूठा साबित कर रहा है। बिल्कुल। अब लोवेन के सामने एक और, शायद सबसे बड़ी दुविधा है, कौन सा सच असली है? वो भयानक आत्मकथा या ये मासूमियत भरा लेटर? वैरायटी क्या थी, एक मॉन्स्टर या एक गलत समझी गई विक्टिम? लोवेन एक पल के लिए सहम जाती है, लेकिन फिर वो एक फैसला लेती है। वो उस लेटर को नष्ट कर देती है। हाँ, वो फैसला करती है कि जेरेमी को इस दूसरे संभावित सच के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। वो उस जानकारी को हमेशा के लिए दफन कर देती है। शायद अपनी नई जिंदगी और रिश्ते को बचाने के लिए, या शायद इसलिए कि वो खुद भी श्योर नहीं है कि सच क्या है। और यही कहानी हमें छोड़ देती है एक गहरी अस्पष्टता के साथ। क्या आत्मकथा सच थी और लेटर वेरिटी का आखिरी दांव था अपनी इमेज सुधारने का, या लेटर सच था और लोवेन और जेरेमी ने मिलकर एक निर्दोष या कम से कम नॉन मर्डरर औरत को मार डाला? जो बात यहाँ फैसिनेट करती है वो है वेरिटी की अविश्वसनीय क्षमता। चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, कहानी को कंट्रोल करने की, सच को धुंधला करने की। ये अस्पष्टता ही इस कहानी का कोर है। ये दिखाती है कि सच कितना सब्जेक्टिव हो सकता है, खासकर जब उसे पावरफुल नैरेटर्स पेश करें। वेरिटी ने दो बिल्कुल विपरीत कहानियां छोड़ी। लोवेन ने एक को चुना, दूसरे को मिटा दिया। पर क्या उसने सही चुना? क्या पाठक कभी जान पाएगा? शायद नहीं। और यही इस थ्रिलर की कामयाबी है। ये सिर्फ घटनाओं का रहस्य नहीं है, बल्कि सच्चाई की प्रकृति का रहस्य है। कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम कैसे कहानियों पर विश्वास करते हैं, खासकर तब जब वो हमारे अपने पूर्वाग्रहों या इच्छाओं से मेल खाती हों। हाँ, लोवेन जेरेमी के साथ रहना चाहती थी, तो शायद उसने उस सच को चुना जिसने इसे मुमकिन बनाया। तो हमने इस कहानी से क्या अहम बातें समझी? ये सिर्फ एक एंटरटेनिंग थ्रिलर से ज्यादा है। बिल्कुल। ये हमें रिलायबल और अनरिलायबल नैरेटर्स, सच्चाई की परतें और नैरेटिव बनाने की ताकत के बारे में सिखाती है। वेरिटी की कहानी एक उलझे हुए जाल की तरह है, जहां आखिरी सच शायद किसी एक डॉक्यूमेंट में नहीं, बल्कि किरदारों की धारणाओं, उनके डर, उनकी इच्छाओं और उनके द्वारा बनाई गई कहानियों के मिक्सचर में कहीं छिपा है। हाँ, और ये इस बात पर भी रोशनी डालती है कि कैसे दर्दनाक अनुभव या मेंटल अस्थिरता किसी की रियलिटी की धारणा को बिगाड़ सकती है, चाहे वो वेरिटी हो जिसने शायद अपनी डार्क साइड को लिखने में पनाह ली, अब वेरिटी जो डर और आकर्षण के बीच फंसी थी, या जेरेमी जो दुख और धोखे से जूझ रहा था। हर किरदार की अपनी सच्चाई थी। अंत में कहानी एक बड़ा सवाल हमारे जहन में छोड़ जाती है, जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। वो ये कि जब हमें दो परस्पर विरोधी लेकिन समान रूप से विश्वसनीय लगने वाली कहानियां मिलती हैं, तो हम किस पर विश्वास करना चुनते हैं? क्या हमारी पसंद सच्चाई पर आधारित होती है, या उस कहानी पर जो हमें ज्यादा सुकून देती है, या जो हमारे अपने जीवन की कहानी के साथ बेहतर मेल खाती है? ये वाकई एक गहरा विचार है। वैरायटी की कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानी रिश्ते, इरादे और सच्चाइयां कितनी जटिल, कितनी परतदार और अक्सर कितनी अनिश्चित हो सकती हैं। शायद सबसे बड़ा रहस्य खुद वैरायटी नहीं, बल्कि सच की अपनी मायावी प्रकृति है।